अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। एंड जो लास्ट चैप्टर हमने किया था दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह भी उसके हमने सॉल्व कर ली थी। सो बेसिकली उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो ये थी टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो आपने याद करनी थी, जो कि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आप खाना तो सभी खाते हो, तो सबको ही पता होता है कि खाना हमने खाया है, उसने पेट में जाना है एंड देन बॉडी से बाहर चले जाना है। बीच की जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी एब्जॉर्प्शन वाली, वो हमने डिस्कस की। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया। आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे वो होगा चैप्टर 5, दैट इज मैटर एज पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें अब हम बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकल आए, हम मैटर के जो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। एंड थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से भी होगी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रीइंफोर्स करेंगे और कुछ नई चीजों को भी ऐड करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर बेसिकली अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मादे को कहते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर मतलब मादे की हालतें। ठीक है, लुक अराउंड योरसेल्फ। अब अपने अंदर नहीं देखना आपने, अब आसपास देखना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या नजर आता है। एवरीथिंग वी सी इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज जो हम देख रहे हैं वो किससे बनी है, मैटर से बनी हुई है। द टेबल्स, चेयर्स, व्हाइट बोर्ड, योर वाटर बॉटल एंड वाटर इनसाइड इट इज ऑल्सो मैटर। Also note that what we cannot see is also matter. For example, air around us, जो हम देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द वो भी मैटर है, जो हम नहीं देख सकते वो भी मैटर है। डू यू रिमेम्बर, ये साइड बॉक्सेस को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, मैं अगर लेक्चर के दौरान इसको नहीं पढ़ाती बट इतना जरूर कहती हूँ कि आपने इसको खुद से रीड करना है। ठीक है, वॉल्यूम की डेफिनेशन एंड मैथ की डेफिनेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी एजुकेशन का या आपकी बुक्स का इस तरह से पार्ट है जो ना इस लेवल पे चेंज हुई है, ना आप हायर लेवल्स पे जाओगे तो चेंज होंगी। वॉल्यूम की डेफिनेशन यही है। आप अगर बड़ी क्लास में भी जाके ये 3-4 वर्ड अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वॉल्यूम, एंड यू से दैट स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम, दैट इज करेक्ट। ना इस लेवल पे गलत है ना हायर लेवल पे गलत होगा। तो कुछ चीजें आपको लाइक पक्की पक्की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो रट्टा बेस नहीं होती, वो आपने अपने एजुकेशन का या अपनी लर्निंग का बिल्कुल उसको पार्ट बनाना है कि कोई पूछे तो आपको पता हो। नेक्स्ट इज मैथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट। Based on observation, let us define matter as anything that occupies space and mass. मैटर एक ऐसी चीज है, यहाँ पे डेफिनेशन है बेसिकली, मैटर इज एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई द स्पेस एंड दैट हैज मैस। ऐसा ऐसा मादा जिसका मैस होता है, वजन होता है और वो जगह घेरता है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टेट ऑफ मैटर आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीइंफोर्स कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो अब हम देखेंगे कि पार्टिकल थ्योरी मैटर्स की क्या है। जिस तरह से हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पूरा इंसान बना रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के थ्रू गुजरते हुए, इसी तरह मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, पार्टिकल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक हो गया। All matters are made up of small particles. There are spaces in the particles and they are in constant motion. ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं। Based on the arrangement of particles, matter can exist in 3 different states. Book, chair, table, your school bag are all solids. Similarly, water or the drink in your water bottle, वो कुछ जूस भी हो सकता है,
is liquid and the air around you is an example of gas. ठीक है, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। डिफरेंस क्या है? वो तीनों मैटर हैं, तीनों पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत टाइटली पैक होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते। थोड़े से करेंगे भी तो थोड़े से वाइब्रेट करेंगे, बट मूव नहीं करेंगे। अगर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएं या फिर मूव करना शुरू हो जाएं, तो आपकी दीवारें जो खड़ी हैं वो खड़ी नहीं रह पाएंगी। ठीक है, आपकी जो कबर्ड, टेबल, कुर्सियां, जो सॉलिड चीजें हैं वो सॉलिड नहीं रह पाएंगी। ठीक है, तो डिफरेंस इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट। द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट है। मेरी भी इंग्लिश फंस जाती है। ठीक है, बट खैर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। रीइंफोर्समेंट करेंगे हम अपने कंसेप्ट्स की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है किसी अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, एक अट्रैक्शन इनको जोड़े रख रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड्स के अंदर। द टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड गिव सॉलिड अ डेफिनेट शेप। ठीक है, सॉलिड को एक, सॉलिड की एक शेप है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप टेबल या चेयर को हाथ में पकड़ोगे तो वो बॉल बन जाएगी या रोल हो जाएगा या पिचक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेट शेप है उसका, डेफिनेट मैस है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो किस वजह से? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अरेन्ज्ड हैं। नेक्स्ट इज इट इज हार्ड टू कंप्रेस सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ सॉलिड पार्टिकल। अगर आप किसी सॉलिड पार्टिकल टूटता है ना, अगर कोई चीज सॉलिड टूट रही है, टेबल टूट रहा है, चेयर टूट रही है, तो इसका मतलब है तो उसके जो बीच के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जो बॉन्ड है, वो टूट गया है। ठीक है, तो हमें काफी एनर्जी लगती है सॉलिड मटेरियल्स को तोड़ने में। एग्जाम्पल दी हुई है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से। अ बुक हैज अ सर्टेन शेप। बुक की एक शेप है, बट कैन यू स्क्वीज अ बुक इनटू अ पेंसिल बॉक्स? बुक की एक प्रॉपर शेप है ना, उसके कोने बने हुए हैं, स्क्वायर में भी हो सकती है वो, रेक्टेंगल में भी हो सकती है। तो क्या आप उसको स्क्वीज करके पेंसिल बॉक्स में डाल सकते हो? और योर चेयर इन योर स्कूल बैग, क्या आप अपनी चेयर को स्कूल बैग में डाल सकते हो स्क्वीज करके? एब्सोल्युटली नॉट, नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट। You need a school bag of a certain size to ensure it fills in all your books, notebooks, lunch box, and pencil box, because all solid have a certain shape that occupies the space accordingly. Solid की एक proper shape होती है और proper जगह घेरता है वो। ठीक है, जब तक उसको अपनी जगह घेरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो किसी चीज में फिट नहीं आने वाला। Next is similarly wood and metals are other example of hard solids which cannot be compressed and retain their original shapes. ठीक है, उनकी ओरिजिनल शेप वो रिटेन रखते हैं। एग्जाम्पल्स सारी नहीं तो कुछ, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता है सॉलिड क्या है, आप अपने इर्द गिर्द से कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। एटलीस्ट 3 to 4 एग्जाम्पल हमेशा आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब ये वुड है, चेयर एंड टेबल है, बुक्स हैं, कबर्ड आप कर सकते हो, पेंसिल कर सकते हो। अगर मेटेलिक नेल आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको बेशक स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड भी क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है, एक मैटर है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट। उनके बीच में जो फोर्स है उसका डिफरेंस है। वो फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ना इतनी वीक होती है, ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड की तरह। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट नॉट very tight as in the solids. The particles of the liquids are continually moving and sliding onto one another. ठीक है, ये continuously move कर रहे होते हैं, पानी आपको बहता हुआ नजर आता है ना, वो इसी वजह से। Liquids don't have a definite shape and they acquire the shape of the container. ठीक है, लिक्विड की कोई शेप तो नहीं होती, कोई स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई शेप तो नहीं होती। आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे, वो उसी कंटेनर की शेप भी ले लेगा और उसी कंटेनर का कलर भी ले लेगा। ठीक है, बिकॉज वाटर ट्रांसपेरेंट होता है।
Liquids have weak attractive forces between their particles. This allow the particles to slide past one another, so liquid can flow. ठीक है, इसी वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है. It is also not easier to compress liquid like solid. अगेन, बेशक वो अच्छा फ्लो कर रहा है, उसके अंदर फोर्सेस इतने जो है वो नहीं है स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते. लेस एनर्जी रिक्वायर. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसी वजह से हमें उन्हें तोड़ने में इतनी एनर्जी भी नहीं लगती है. ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड. दीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि हम पढ़ रहे हैं. यू नीड टू रिमेम्बर इट. लिक्विड की एग्जांपल्स हैं ऑयल, मरकरी, वाटर, मिल्क, ब्लड एंड जूसेस एज वेल. ओके, दिस पॉइंट टू पॉन्डर आपकी सेल्फ एक्टिविटी है. यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज gases. The particle presentation of gaseous state is this. This is the particle presentation. आप देखोगे कि पार्टिकल एक दूसरे से कितने दूर दूर हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत 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 वीक है. ठीक है, इसी वजह से ये उड़ते फिरते रहते हैं पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैन इजीली बी कंप्रेस्ड. ठीक है, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. These particles of the gases are continually moving and colliding with each other. Particles of gases exert certain pressure on the surface of container when they strike its surface. ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो क्योंकि एक दूसरे उनकी बॉन्डिंग नहीं है तो वो उड़ते फिर रहे हैं. तो जब वो उड़ते फिरते रहते हैं तो वो जिस कंटेनर में गैस होती है ना, वो जाके उसकी वॉल्स के साथ टकरे मारते हैं, तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. ठीक है, the particle of gases take up any shape and space they occupy. वो shape भी कोई ले सकते हैं and space भी जो है वो लेते हैं. Therefore, like liquid, gases do not have any shape. ठीक है, गैस की भी कोई शेप नहीं होती, सॉलिड की भी कोई शेप, सॉरी लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर शेप होती है. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेरी मच लेस एनर्जी अगर कहें तो भी चलेगा, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो आपने अपने नॉलेज के लिए पढ़ने हैं. ठीक है, एंड दिस डू यू नो पॉइंट्स, ये जो जितने भी ब्लू बॉक्सेस है ना और एक्टिविटीज हैं, ये आपने करनी है. बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो चीजें आप परफॉर्म करते हो फिर आपको वो भूलती नहीं है. ठीक हो गया. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू नीड टू रिमेम्बर. तो बेसिकली क्या है, आपने देखा है कि कोई भी चीज हो वो हमेशा से ज्यादा वाली जगह से थोड़ी वाली जगह की तरफ मूव करती है. ठीक है, हर चीज हाई कंसंट्रेशन से जिस जगह पे वो ज्यादा है उससे लो कंसंट्रेशन, यानी जिस जगह पे कोई चीज थोड़ी है उसकी तरफ मूव करती है. इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. Based on our understanding on the fact that gases are made up of particles which are far apart and in constant motion, it means gases can easily move from one place to another. अब gases के बीच में जो bonding है वो भी इतनी strong नहीं है, particles एक दूसरे के साथ इतने strongly जुड़े नहीं हुए जिस तरह solid में होते हैं. तो इसका मतलब है कि particles कहीं भी जो है वो move कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते फिरते जा सकते हैं. The phenomenon of particles moving from an area of high concentration. This definition is very much important. You need to learn it by heart on your fingertips. From an area of high concentration to the area of low concentration is called diffusion. ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप थोड़ी सी खुद से भी सोचो तो आप डेली लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप परफ्यूम करते हो, ठीक है, आप स्प्रे करते हो, तो क्या होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे आपने स्प्रे की होती है वहां पे उसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है. और फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो जो गैस होती है, बेसिकली स्प्रे के अंदर गैस ही होती है, तो वो उस जहाँ पे हमने खड़े होकर वो स्प्रे की होती है वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है. तो फिर कुछ टाइम के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगी पूरे कमरे में, तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी और हमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं आएगी.
ठीक हो गया। डिफ्यूजन टेक प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन क्या होती है, गैसेस और लिक्विड्स के अंदर होती है। पानी भी यही है ना, हमेशा से ज्यादा पानी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये चीजें हम गैसेस और लिक्विड्स में देख सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट अरोमा ऑफ फूड, खाने की खुशबू फेड्स अवे एज वी मूव अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज कुक्ड। आपने देखा है कि जहाँ खाना बन रहा होता है वहां उसकी खुशबू बहुत ज्यादा है, और जब आप दूर जाते जाते उस जगह से तो वो खुशबू क्या है, फेड होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाई मोलिक्यूल एंड वाटर मोलिक्यूल। सिंपल सी बात है कि आपने पानी के अंदर इंक का ड्रॉप डाला है, ठीक है, तो पहले क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंक का ड्रॉप पूरी पानी के अंदर स्प्रेड होने लगेगा, और एक टाइम आएगा कि वो पूरा पानी आपको ब्लू या ब्लैक जो भी इंक आपने यूज किया उस कलर का आपको नजर आएगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ने जो इंक के पार्टिकल थे उसकी कंसंट्रेशन जब आपने डाली तो एक जगह पे ये जो आप देख रहे हो ये इंक का ड्रॉप उसने छोड़ा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, साइड्स पे यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इसने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली पूरे बीकर में स्प्रेड हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास डिफ्यूजन की एक एग्जांपल थी। आप परफ्यूम की एग्जांपल भी दे सकते हो, आप फूड की एग्जांपल भी दे सकते हो, आप इंक की एग्जांपल भी दे सकते हो, कोई भी जो है वो दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज, मैटर क्या है, मादा, अगेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीट गेन और लॉस, या हीट देके या उससे हीट लेकर। ठीक है, तो मैटर एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, बहुत अच्छे से आप फेमिलियर हो। इट्स ऑल जस्ट रीइंफोर्समेंट ऑफ योर प्रीवियस कंसेप्ट। जो सॉलिड है, सॉलिड में हीट गेन करोगे, सॉलिड को हीट दोगे आप, मेल्टिंग करोगे उसके को चूल्हे पे रखोगे, तो वो क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वाटर को आप मजीद हीट दोगे तो क्या होगा कि वो एवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट ऑफ मैटर है, और एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं, उल्टा प्रोसेस देखते हैं। गैस है, ठीक है, गैस से आपने हीट ले ली, इसको दी नहीं आप, इससे आपने हीट ले ली गैस से, तो क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। कंडेंसेशन का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कि अगर हम जो वेपर्स बन रहे होते हैं उनके ऊपर अगर हम ढक्कन रख दें तो क्या होगा कि वो वेपर्स जाके ढक्कन के साथ टकराएंगे और अपना टेम्परेचर जो अपनी हीट है वो लूज कर लेंगे और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन लिक्विड से अगर आप हीट लोगे यानी उसको फ्रीज करोगे तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, 3 स्टेप्स आ रहे हैं। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो बीच का लिक्विड वाला पोर्शन है ये स्किप हो जाता है। ठीक है, ये नहीं आता। सॉलिड, सॉलिड डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन। यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू रिमेम्बर इट बाय हार्ट, you need to know it, what is evaporation, what is condensation and what is sublimation। जब सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में सॉरी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फेज से पास नहीं हो रहा, दैट इज सब्लिमेशन। ओके, अब इसी फिनोमिना को, ये जो हमने अभी स्टेट कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, इसको उन्होंने एटॉमिक लेवल पे बताया हुआ है। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया, ये देखें एड एनर्जी, एड एनर्जी मतलब हमने एनर्जी दी इसको, हमने इसको हीट किया, तो जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका रिवर्स दिखाया हुआ है कि जब हमने एनर्जी को रिमूव किया, एनर्जी इससे ले ली, तो क्या हुआ, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज looking closely at the figures on the right, the figures show an ice cube melting into water। ice that is solid वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हीट गेन है या हीट रिमूवल है, आपने जरूर बताना है मुझे। ठीक है, while next figure shows
लिक्विड बॉइलिंग इनटू वेपर्स। ये हमें बता रहा है कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन आपने यहाँ पे भी बताना है कि यहाँ पे हीट गेन हो रहा है या हीट लॉस हो रहा है। यू मे हैव सीन चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, हम बहुत अच्छे से मैटर में चेंजेस देख के आ चुके हैं, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई और हाउ चेंजेस सच चेंजेस इन देयर फॉर्म अकर। अब आपने कभी ये सोचा है कि ये हो कैसे रहा है, बेसिकली सॉलिड किस तरह से लिक्विड में और लिक्विड किस तरह से गैस में चेंज होता हो जा रहा है। When any form of matter gain और लॉस एनर्जी, जब कोई भी मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको एनर्जी दी जाती है या उससे एनर्जी ली जाती है, या उसको एनर्जी दी जाती है या उससे एनर्जी ली जाती है, तो उसकी कंडीशन, उसकी हालत बदल जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल रेफर टू दिस एनर्जी एज हीट एनर्जी। हम इस एनर्जी को क्या कह रहे हैं? हीट एनर्जी कह रहे हैं। पर्टिकुलर एनर्जी का नाम दे दिया हमने उसको, दैट इज हीट एनर्जी। Okay. When a substance gain energy, internal changes occur. Molecules or atoms start moving faster, and particles are pushed at the sufficient distance apart from each other, which result in their shape change. While the opposite reaction occur when energy is lost, जब energy lost हो जाती है, particles start coming together and movement of particles becomes slower, steady in their respective position। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो इतनी सारी 4-5 लाइनों में इन्होंने मुश्किल मुश्किल बातें लिखी हुई हैं, उसका मकसद ये है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो, एनर्जी देते हो, तो जब जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है उनके पास, तो जो उनके बीच के बॉन्ड होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो उसके पास बहुत एनर्जी आ गई थी, तब वो दूर दूर भाग गए पार्टिकल। अब क्या है कि वो एनर्जी उसके पास बहुत आ गई थी, आपने उससे ले ली है, अब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। ठीक है, समझ लें आप कि अब उनमें भागने की ताकत नहीं है एक दूसरे से दूर, तो मजबूरन उन्होंने क्या है, पार्टिकल्स को साथ लेना पड़ेगा, तो इस वजह से भी स्टेट चेंज होती है। नाउ वी विल डिग डीपर इनटू साइंस बिहाइंड द चेंज ऑफ स्टेट। अब हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या रीजन है। ठीक है, चेंजेस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस ऑफ स्टेट। ऑल फिजिकल चेंजेस इन मैटर आर नोन एज चेंजेस इन देयर कंडीशन। ठीक है, जो भी हमें फिजिकल चेंज नजर आता है, हम उसको कहते हैं कि इसकी हालत बदल गई है। ऑल दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मीनिंग दैट दे कैन ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ है, तो लिक्विड से वापस सॉलिड भी बन सकता है। दिस इज व्हाट रिवर्सिबल मीन्स। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिवर्स हो सकता है, ये प्रोसेस वापस पीछे जा सकता है। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हुआ है, तो लिक्विड वापस सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके। दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग है। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, फ्रीजिंग इज व्हाट, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। मेल्टिंग इज व्हाट, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवेपोरेशन में क्या है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन में गैस द्वारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो रिवर्सिबल हैं, आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर रिवर्सिबल, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर रिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल यहाँ पे है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्लिमेशन है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर सॉलिड विदाउट लिक्विड फेज से गुजरे बगैर डायरेक्टली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तो वो सब्लिमेशन है। अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज मेल्टिंग। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फ्रीजिंग। उसके बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज एवेपोरेशन। एंड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कंडेंसेशन। सो दिस इज द चेंजेस इन स्टेट। आप चेंजेस इन स्टेट का अगर क्वेश्चन आता है, तो उसको बजाय लिखने के ये वाला जो फिगर है, ये फिगर बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा
एंड आपका क्वेश्चन भी जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ फेज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। फेज चेंज सॉलिड एंड लिक्विड बिटवीन, अभी हम पर्टिकुलर दो स्टेट्स को ले रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, और उनके बीच फेज चेंज की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू फॉर्म आइस एट होम? आप कैसे बनाते हो घर में बर्फ? रेफ्रिजरेटर्स ऑफन हैव फ्रीजर कंपार्टमेंट्स विच इंक्लूड आइस ट्रे। ठीक है, आपने देखा होगा आइस ट्रे भी होती है, आइस क्यूब भी होती है, आप उसमें पानी भर के रख लेते हो और क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद आइस बनी हुई होती है। टू बिगिन द प्रोसेस वाटर इज poured into the ice tray। आइस ट्रे में आप पानी डालोगे विच इज देन कूल्ड बाय प्लेसिंग इट इन अ फ्रीजर कंपार्टमेंट। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट? बाद में क्या होता है? फ्रीजर को आप बंद कर लेते हो और बीच में से बर्फ बन के निकल जाती है। तो बेसिकली उसके अंदर यही प्रोसेस होता है कि जो आपका फ्रीजर वाला पोर्शन होता है जिसमें बर्फ जमती है, वो पोर्शन उस पानी में से सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जब अब्जॉर्ब कर लेता है तो पार्टिकल्स में एनर्जी नहीं रहती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने के बाद जो है वो जम जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज वार्मर इन कंपैरिजन टू द फ्रीजर कूलर एयर। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट तो गर्म है, फ्रिज के अंदर तो ठंड होती है। Warm water placed inside the freezer lose heat to the cold air inside. The heat transfer occurs continually, resulting in the particles to lose their energy, resulting in no energy for them to freely move. अब उसमें से सारी की सारी जो एनर्जी है उस लिक्विड में से जो हमने रखा है वो फ्रीजर ने ले ली है। अब पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है कि वो मूव करें, वो एक जगह पे रुक जाएंगे और एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे। द पार्टिकल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर एंड दे आर फोर्स्ड रिमेन इन अ फिक्स्ड प्लेस। वाटर लिक्विड इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आइस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। सो अगर फेज चेंज करना है हमने बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड, हमें फ्रीजिंग करना पड़ेगा। और लिक्विड टू सॉलिड अगर हम सॉरी लिक्विड टू सॉलिड अगर हमने करना है फ्रीजिंग करना पड़ेगा, एंड सॉलिड टू लिक्विड करना है तो मेल्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। नाउ इफ द आइस क्यूब आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीजर। अब हमने पहले बाहर से पानी जो है वो फ्रिज में रखा था, अब फ्रिज से आइस क्यूब हम निकाल रहे हैं और बाहर एयर में रख रहे हैं, विच वी डिस्कस प्रीवियसली टू बी वार्मर देन द कोल्ड एयर इनसाइड द फ्रीजर। फ्रिज के अंदर तो ठंडा इन्वायरमेंट है, बर्फ है या फिर ऐसी गैसेज हैं जो कि फ्रिज को ठंडा रख रही हैं। बाहर का इन्वायरमेंट तो गर्म है। द आइस क्यूब विल अब्सॉर्ब। ठीक है, आइस क्यूब क्या करेगी, जो कि गर्मी क्योंकि बाहर ज्यादा है तो अगेन कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो आइस क्यूब होगी वो उसका टेम्परेचर लो है तो वहां पे तरफ मूव करेगी वार्म एयर। दिस हीट गेन ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द पार्टिकल। अब हीट गेन किए है पार्टिकल ने, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट गेन करने के बजाय बाद उनमें एनर्जी आ जाएगी और उसी से दूर मूव करेंगे। तो दूर मूव करने के चक्कर में जो उनके बीच के बॉन्ड हैं वो वीक हो जाएंगे। These molecules start moving faster, pushing each other at some distance apart. Ice solid is transformed into water liquid. This process is known as melting. An example is given below. This ice in an ice cube ये मेल्ट हो रही है और अल्टीमेटली सारी मेल्ट हो गई है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग का प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट इज चेंज ऑफ फेस बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, अब गैस और लिक्विड के बीच में क्या है? लिक्विड को अगेन आप हीट करोगे या एवेपोरेट करोगे लिक्विड को तो वो गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और जो गैस है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। टी इज एंजॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, हम हर घर में चाय पीते हैं, बट वट डू वी डू फर्स्ट? पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभी हमसे क्या चाय बनाने का तरीका पूछ रहे हैं। वी पोर कोल्ड वाटर इन और पोट। ठीक है, हम अपने जो बर्तन होता है चाय वाला उसमें ठंडा पानी डालते हैं और फिर उसको हम चूल्हे पे रख देते हैं, उसको हम हीट करते हैं। हीट अब्सॉर्ब होती है तो फिर क्या होता है पानी के साथ? हम क्यों पानी उबालते? ठंडे में क्यों नहीं चाय बना लेते? तो जब वाटर को हीट किया जाता है तो उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब बबल बनना शुरू हो जाए ना पानी की में, दैट इज अ इंडिकेशन कि इसके बाद पानी एवोपरेट हो जाएगा। बबल बनना शुरू हो जाए तो किस चीज की इंडिकेशन होती है?
के पानी एवेपोरेट हो जाएगा। नोटिस इफ यू हैव एवर प्लेस्ड योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पोट, यू कैन फील योर हैंड्स बिकम वाटरी। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि आपने हीट पोट रखा है और थोड़ी सी देर दूर पे आप जब अपना अगर हाथ हाथ रखोगे तो आपके हाथ में ना पानी पानी सा आ जाएगा, आप कहोगे मेरे हाथ में पसीना आ गया है। वंस वाटर इज हीटेड, वाटर वेपर्स आर फॉर्म। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं। दिस इज बिकॉज the water particles have gained heat energy, which result in the particular motion. They start moving faster and push the particles further apart than they already are. The bubble of water vapor rise and exit as steam, which we can feel in our hand. Water is transformed into steam यानी गैस। वाटर वेपर्स स्टीम भी कह सकते हैं, वाटर वेपर भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। लिक्विड का गैस फेस में कन्वर्ट होना इज evaporation. Have you noticed that clothes are hung in a sunny place for quick drying? Give your reason. ठीक है, आपने देना है रीजन कि हम धूप में क्यों कपड़ों को सुखाते हैं, जल्दी सूखने के लिए। ठीक है, think and share your answer with your friends. Suggest other way of drying the clothes faster than the regular time. ठीक है, आपने ये खुद से करना है, आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम क्यों कपड़ों को जो है वो तार पे हैंग करते हैं जल्दी सूखने के लिए सन में। और अगर हम सन में नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या एक ऑप्शन है कि हम इससे भी ज्यादा तेजी से कपड़े सुखा सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज condensation. Next one is condensation. Have you ever noticed the fog on the mirror when what? When you take a hot shower in a closed bathroom. अच्छा, ये चीज आपने सर्दियों में बहुत नोटिस की होंगी। सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते हो ना, तो जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो पूरे वॉशरूम में स्टीम स्टीम होता है और आपके जो मिरर लगा होता है उसके ऊपर भी स्टीम आता है, और फिर जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हो तो उसके ऊपर एक कार्टून बना के निकलते हो। ठीक है, ऐसा है ना? तो वो क्या है बेसिकली, वो स्टीम की वजह से, भाप की वजह से, इट माइट हैव मेड यू क्यूरियस एज व्हाई दिस हैपन। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? द हॉट वाटर इन द शॉवर एवेपोरेट एज वी प्रीवियसली लर्न, इट देन कूल डाउन एंड लूज एनर्जी। अब क्या होता है कि जब आप अभी अभी पानी गर्म लेके वॉशरूम में गए तो वो सारा पानी गर्म है, ठीक है, और वॉशरूम तो ठंडा है। तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टीम जो है, जो भाप आपके गर्म पानी से निकल रहा है, तो ये जो है वो वॉशरूम पूरे में जाएगा, क्योंकि वॉशरूम का इन्वायरमेंट तो ठंडा है। तो क्या होगा कि वो जो गैस होगी वो ठंडी हो जाएगी और स्टीम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखोगे कि वॉशरूम के शीशे पे आपको ये चीज नजर आती है कि वहां पे जो है वो पहले तो मतलब पूरा पूरा स्टीम स्टीम हुआ हुआ था, उसमें आप कार्टून भी बना सकते थे। कुछ टाइम के बाद जो है ना मिरर के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो जो गैस होती है या स्टीम होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। द हॉट वाटर इन द शॉवर evaporate as we previously learned. It then cool down and lose energy when it become in contact with cold surface such as bathroom mirror. As a result, the particle come closer together, forming water droplets. Water vapor gas formed because of evaporation are transformed to water droplets. This process is known as condensation. तो simple आप ये कह सकते हो, conversion of gas into the liquid by the release of heat energy is called condensation. Okay. So do you know, this is very much important. आपने देखना है कि इसके अंदर आपको क्या important facts बताए गए हैं। ठीक है, ओके। दिस डू यू नो जो है, जो कि वाटर साइकिल है, ये इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी द पार्ट ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन, इट कैन बी द पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने ये जो साइकिल है ये मस्ट मस्ट ड्रॉ करना है। कि जमीन का पानी है, इवेपोरेशन हुई, देन कंडेंसेशन होती है। पहले तो रेन हुई ना, फर्स्ट वन इज दिस। पहले रेन हुई, जमीन पे आया पानी, एवेपोरेट हुआ, वापस ऊपर गया बादलों में, बादलों में फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर रेन हुई। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप अगर ये सिर्फ फिगर बना देते हो तो भी इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने साथ ये पॉइंट्स जो है वो इसी तरह से मेंशन भी करने हैं और साथ ही फिगर भी बनानी है। ओके, सो दिस इज द वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज
चेंज ऑफ फेस बिटवीन सॉलिड टू गैस, हमने सॉलिड टू लिक्विड पढ़ा, हमने लिक्विड टू गैस पढ़ा। थर्ड फेज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो अगर आपको याद हो तो पहले मैं 2 बार बता चुकी हूँ, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द सॉलिड टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, हमेशा से जरूरी नहीं है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर ही गैस में कन्वर्ट हो, एंड देन बैक इनटू द गैसियस स्टेट। दे कैन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसियस स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। Sublimation is the process in which a solid is converted directly into gas when the solid matter absorb sufficient energy। उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा सकें, जैसा गैस के जाते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है, अलाउइंग द पार्टिकल्स टू मूव टू फार्दर डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से दूर। Example, a solid substance known as dry ice, when it is exposed to heat, it is directly transformed into gaseous state। ठीक है, सॉलिड को यानी कि आइस को आप जब हीट करोगे तो डायरेक्टली जो है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर पार्टिकल्स इन अ स्टेट ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि मैटर की कितनी टाइप्स हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। बेसिकली हर मैटर अपने एक दूसरे से डिफरेंट किस वजह से है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी, इसके अंदर कोई भी चीज नई नहीं थी, आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। थोड़ा सा आपकी जो है वो कंसेप्ट की रीइंफोर्समेंट थी, कुछ न्यू टर्म्स आपने देखी होंगी। ठीक है, और होप्स हो कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो आपने पूछ लेना है। बीच में जो एक्टिविटीज हैं वो आपके खुद के लिए हैं, आपने खुद से करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने आप की इवैल्यूएशन करनी है। और एक दफा मेरे साथ आपने इस चैप्टर को पढ़ा, एक दफा आपने इसको खुद भी रीड करना है। ठीक है, ताकि आपको जो है ना आपकी रीडिंग भी अच्छी हो और आपको टर्म्स जो है वो बोलना है, प्रोनाउंस करना है। नहीं तो आपकी भी इंग्लिश मेरी तरह से, जिस तरह से मेरी इंग्लिश फंस जाती है फिर आपकी भी फंस जाया करेगी। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। एंड इसकी फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे हम मिलकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।